नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज का खास कार्यक्रम खेल अड्डा। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज होने वाला है और इस बार इसकी मेजबानी कतर कर रहा है, जहां कुल 32 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें 6 एशियाई टीमें हैं। लेकिन भारत इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, खेल एक्सपर्ट विशेषज्ञ, जो आज हमें बताएंगे कि फुटबॉल का ये जो खेल है इतना रोमांचक खेल है। पूरे विश्व में इस खेल के जो चाहने वाले हैं वो अधिक संख्या में है, लेकिन भारत कई सालों से 1950 के बाद से इस गेम में कभी भी क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। इसके पीछे की क्या वजह है? लेकिन हम सबसे पहले जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेल अड्डा में। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वही ओपनिंग सेरेमनी से जुड़ा हुआ होगा कि फीफा वर्ल्ड कप की सेरेमनी कितनी शानदार होने वाली है और इस बार क्या कुछ अलग है इस मैच में, इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में? देखिए, फुटबॉल के साथ जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो फुटबॉल को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि फीफा को रिप्रेजेंट करती है, फुटबॉल का जो फेडरेशन है। और चूंकि ये अरब वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है और अरब वर्ल्ड ने अपना पेट्रोल के दाम के कारण या उनके बीच की आपस की लड़ाइयां जो कम होने के कारण वो काफी समृद्ध हो चुके हैं, परंतु साथ ही साथ उनमें एक छवि भी धूमिल हुई है। टेररिस्ट फंडिंग के लिए कतर उसके लिए भी थोड़ा बदनाम हुआ था, तो वो इस अपनी छवि को दोबारा धवल करने के लिए, अर्थात सफेद पाक साफ करने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजित कर रहे हैं। सबको पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे बड़े बड़े क्लब्स, सबकी ओनरशिप अरब कंट्रीज की है। तो देयरफॉर जो यहां की ओपनिंग सेरेमनी होगी वो दिखाएगी कि अरब वर्ल्ड नोमैड्स का नहीं है, बल्कि अब वो बाकियों से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। बजट अनलिमिटेड रहा है, उन्होंने उतना डिस्क्लोज भी नहीं किया है और हम लोग सिर्फ कल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कतर गैस के कारण, रशिया और कतर गैस के कारण विश्व में अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर चुके हैं। और चूंकि इधर अभी रशिया का सबके साथ डिस्कशन हो गया, तो कतर की गैस इतनी ज्यादा प्रभावी हो गई कि उनके पास बेपनाह पैसा है और वो इस कार्यक्रम में बहुत ही कुछ करने वाले हैं। परंतु अब मैं जो बताना चाहूंगा कि ये क्यों फीफा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बताऊंगा, सबको लगता है कि यूनाइटेड नेशन जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस में कितने कंट्रीज हैं? 193। आप समझ सकते हैं कि फीफा में कितने कंट्रीज हैं? फीफा में कंट्रीज जुड़े हुए हैं 211। दैट मीन्स इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशन से ज्यादा बड़े हैं। तो 211 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आएंगे। क्या इससे बड़ा कभी आयोजन कोई होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि नीरज जी आपने बताया कि कितना बड़ा ये आयोजन होने वाला है और उसमें अभी कुछ जो खबरें आई हैं उसमें यह भी है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी पहुंच सकते हैं। साथ ही इस बार जो है अपनी डांसिंग मूव से नोरा फतेही वहां पर अब जोश भरने वाली है। और जैसे कि आपने बताया कि जो कतर में इसका आयोजन इस बार हो रहा है, इसका खुला विरोध भी किया पूर्व अध्यक्ष, फीफा के पूर्व अध्यक्ष ने किया, क्योंकि यहाँ की जो नीतियां थी, लिहाजा शराब नीति में परिवर्तन किया गया है। इस बार स्टेडियम में जिस तरीके से हम तस्वीरें देखते हैं कि हाथ में शराब रहती है और कई चीजें की गतिविधियां होती हैं, इस बार उन सारी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है कतर में। तो किस तरीके का माहौल इस बार रहने वाला है? देखिए, पहले चीज मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा, मैं कतर जा रहा हूं फुटबॉल देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं कतर की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करता हूं। यह पहला फुटबॉल का विश्व कप है जो कि नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, 20 नवंबर को खत्म हो रहा है 18 दिसंबर को। आज तक सारे जो विश्व कप हुए हैं वो हुए हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्यों? क्योंकि फुटबॉल क्लब्स का गेम है और इस टाइम क्लब्स में गेम्स होते हैं और क्लब के सारे गेमों को सस्पेंड कर दिया गया है इसके लिए। तो विश्व में पहली बार हो रहा है। इसके बाद इसमें आए करप्शन,
जो इनके प्रेसिडेंट थे प्लेटिनी और सब लोग को करप्शन की उन्होंने पैसा लेके कतर को दे दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कतर इतना छोटा सा देश है, एशिया ने कभी इसका आयोजन नहीं किया किसी एक कंट्री ने। पिछली बार भी जब किया था तो साउथ कोरिया जापान ने मिलकर किया था। दैट मीन जब इतने बड़े कंट्रीज थे तब भी वो अकेले नहीं किए। और अगला जो 2026 का है वो 3 कंट्रीज कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको में है। तो जब भी इतना छोटा सा कंट्री, यहां पर जो पॉपुलेशन आती है वो 7 मिलियन आती है टूरिस्ट की। 7 मिलियन पॉपुलेशन को टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए पास जगह नहीं है। अब आती है बात यहां पर मानव अधिकार, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वर्कर्स को बुलाने पड़े तो मानव अधिकार का हनन हुआ। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिस तरह से लोग यहां पर काम कर रहे हैं, इसके कारण भी कतर कंट्रोवर्सी में रहा। फिर आता है ड्रिंकिंग, जैसे बहुत समय तक चला, 2 दिन पहले ये आ गया स्टेडियम में बियर भी नहीं बिकेगी। दैट मीन्स स्टेडियम के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि विश्व कप के मैचेस में आज तक कभी किसी ने हुड़दंग नहीं किया है। क्लब मैचेस में राइवलरी के कारण होता रहा है, परंतु उन्होंने डिसीजन लिया, जो भी है सबको मानना पड़ेगा। हां, बाहर बार्स हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा वो इतनी महंगी है कि जो कतर का जो मेन बार है, जो मेन मोस्ट फेमस बार है, वहां पे बियर की एक बॉटल $92 की मिल रही है। $92 मतलब 7,200 रुपए का एक बियर, तो ये बहुत महंगा भी है। बाकी LGBT के खिलाफ वहां के नेताओं ने, वहां के मुस्लिम लीडर्स ने वक्तव्य दिए, कहा कि ये बीमारी है जिसके कारण भी ये अभी प्रॉब्लम में है। लोग अपना मटन, अभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज अपना मीट लेके आए हैं क्योंकि हलाल और इस सब के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो देयरफॉर ये कुछ तो कंट्रोवर्सीज रहेंगी, बट एशिया को सोचना चाहिए कि यहां पर एक इकलौते छोटे से कंट्री ने किया है। अगली बार कभी भारत भी मेजबानी कर सकता है, चाइना भी मेजबानी कर सकता है, हमारे और भी देश जो इसकी मेजबानी कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता खोल दिया है कतर ने। नीरज जी, जैसे कि ये तो बात कर ली हमने कतर की, जो मेजबान है इस बार। आपने भारत की बात करी, तो भारत में इस बार जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनका भी एक सपना है कि उनका भारत फुटबॉल खेले इतने इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन 1950 में हमने क्वालिफाई किया, लेकिन उस वक्त भी हम नहीं खेल पाए क्योंकि हम पैरों में जूते पहन के नहीं खेलते थे। हमारी जो प्रैक्टिस थी वो बिना जूते पैर में पहने था, और जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें जूते पहन के ही मैच खेलना था। उसके बाद से ना कभी भारत क्वालिफाई कर पाया, ना हम उस जगह तक कभी पहुंच पाए। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्या हमारी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके कम संसाधनों की कमी है? क्या कारण है? जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। पहली बार जब हम थे कि हमने एशियाड जीता था 1951 में, तो एशियन चैंपियन होने के कारण हमको मौका मिला था, परंतु वो जूतों वाला एक कहां से चल गया है ऐसी बात नहीं थी। मेन बात थी कि हमको इजराइल भी वहां पर अगले विश्व कप में था, और उस टाइम हम अरब कंट्रीज के साथ थे, और हमने कहा अगर हमको इजराइल से खेलना होगा तो हम लोग नहीं खेलेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की हम लोग की विदेश नीति थी जिसका हमने पालन किया, परंतु किंवदंती आ गई है कि पैरों से और ऐसा नहीं होता। वो एडेप्शन, इतने पैसे भारत के पास थे, यस कुछ लोग प्रिफर कर रहे थे एशियाड में, बट वो लोग चेंज भी कर जाते, बट जो मेन ये था। अब आती है भारत में शुरू से चल रहा है मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल मोहन बागान, गोवा के डेम्पो, पंजाब का जेसीटी क्लब रहे हैं। परंतु अगर मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि फुटबॉल का जो पढ़ा हुआ है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल है इंग्लिश गेम। ये पहला गेम था जो कि कॉमनर जनता के लिए किया गया। इसको कौन खेलते हैं? जनता। अब तक जो उसके पहले के स्पोर्ट्स थे, चाहे वो क्रिकेट हो, गोल्फ हो, स्कीइंग हो, कैनोइंग हो, बॉक्सिंग हो, रग्बी हो, ये सब एलीट लोगों के लिए होते थे, जिसके लिए बहुत ज्यादा गियर चाहिए होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था।
स्कीइंग है, स्केटिंग है, ये सारे के सारे जो खेल थे इसके लिए बहुत ज्यादा एलिटिस्ट लोगों का गेम माना जाता था। तो इंग्लिश गेम ये बनाया गया, इसीलिए जो सीरियल है कि किस तरह से फैक्ट्री वर्कर्स वो किस तरह से अपने आप को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये गेम बनाया गया। तो भारत में जो ये क्लास थी उनकी एब्सेंस थी, गांवों तक ये खेल नहीं पहुंचा। एलिटिस्टों की इसमें चोट लगती है, एग्रेशन होता है, धक्का मुक्की होती है, उससे ये थोड़े लोग इससे दूर रहते हैं। अगर आप किसी की भी स्टोरी देखें, मेसी ऑल्सो कम फ्रॉम पॉवर्टी, रोनाल्डो ऑल्सो हैज कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, जबकि अगर आप वही फॉर्मूला 1 देखें, पीपल आर रिच ही रिच। क्रिकेट देखें, पीपल कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज। तो फुटबॉल वगैरह में जो होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल रोबस्टनेस, हार्ड वर्किंग, रनिंग एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड इट हैज टू बी सीन, क्योंकि इसमें चोटें बहुत लगती हैं। तो जितने भी आपके ब्राजील के प्लेयर हैं, नेमार वगैरह, तो हम लोग स्ट्रीट, मैराडोना स्ट्रीट में खेलते थे। तो ये, और हमारे गांव में ये सब खेल नहीं होते थे। तो सबसे पहले एक जो जनता है वो नहीं खेलती थी। ये सिर्फ जो खेल खेला जाता था बंगाल के क्लब्स में, और बहुत बड़ी उम्र में लोग आते थे और प्रैक्टिस करते थे। दूसरा, इसमें हर गेम में कम से कम 10-12 किलोमीटर लोग भागते हैं। 10-12 किलोमीटर भागने के लिए आपकी फिजिकल कंडीशनिंग होनी चाहिए। भारत में जिस तरह की गर्मी होती है, जिस तरह की उमस होती है, इसीलिए आप देखेंगे ट्रॉपिकल कंट्रीज से शायद ही कोई अच्छी फुटबॉल टीम हो। जो भी सारी अच्छी टीमें हैं वो कहां से हैं? सर्द मौसम से है। क्योंकि आप सिर्फ भारत में आप सिर्फ 2 महीने विंटर्स में फुटबॉल खेल सकते हैं। सिर्फ 2 महीने फुटबॉल खेलने से आपकी फुटबॉल क्षमता नहीं बढ़ेगी। देन क्लब हमारे सीमित रहे। तो सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे क्रिकेट में जब मैंने हर बात की कि पहले भारत क्रिकेट में अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि सिर्फ कर्नाटका, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु 4 जगह से लोग आते थे और बहुत छोटा सा पूल था। आज आईपीएल के कारण बहुत ज्यादा पूल आया है, तो छोटे छोटे गांव से भी लोग पहुंच रहे, स्थिति बढ़ रही है। एशियाड में भी वो लोग मेडल ले रहे हैं, क्योंकि जगह जगह छोटी जगह से। तो फुटबॉल के लिए भी वो एक टर्म होती है फुटबॉल के टैलेंट नर्चर करने के लिए, स्काउटिंग टैलेंट। तो वो स्काउटिंग नहीं होती है। देन मैं जब फुटबॉल खेलना चाहता था, जो मेरे कोच ने मुझे बोला कि आप 100 मीटर 13 सेकंड में भाग सकते हैं, और मैंने बहुत कोशिश की। मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, मैं बहुत अच्छा और खेल खेलता था। फुटबॉल में 13 सेकंड में 100 मीटर भाग ही नहीं पाया। और उन्होंने कहा अगर इतनी तेज आप नहीं भागते हैं तो आपको फुटबॉल नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें स्पीड भी चाहिए, स्टेमिना। भारतीयों की जो बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके कारण उनके पास ये स्पीड नहीं होती, तो इसलिए वो आधे घंटे तो खेल पाते हैं, उसके बाद भारतीयों को खेल थोड़ा बोझिल हो जाता है। आईएसएल जो आया है इसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, बट अभी भी जो पूल ऑफ प्लेयर्स दिखते हैं सब में शाइन कौन कर रहे हैं? आउटसाइडर्स। जो कि भारत के 4 प्लेयर्स हम लोग भारत में ला सकते हैं, वही मेन प्लेयर होते हैं टीमों के। जबकि क्रिकेट में ऐसा नहीं है, जो भारतीय हैं वो विदेशियों से भारी पड़ते हैं, परंतु आईएसएल में अभी भी डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स है। तो इसलिए लग रहा है कि अभी हमको कम से कम 10-12 साल लगेंगे। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि अगला विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन के लिए एशिया का कोटा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हो सकता है भारत किसी तरह से पहुंच जाए। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत भी इस तरीके के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। बात अगर सुप्रसिद्ध रोनाल्डो की कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके खेल को बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट, इस फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनका एक इंटरव्यू काफी चर्चा में है, आप जानते होंगे। उसके बाद अब क्या लगता है कि ये किस टीम के साथ वो खेलेंगे या फिर वो उसी कंपनी के साथ बने रहेंगे? उनका जो इंटरव्यू है उस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या कहेंगे? जो हुआ, इट इज सैड। जो रोनाल्डो ने स्टेटमेंट दिए सबसे पहले कि टेन हैग जो मैनेजर है मेरी उनसे नहीं बनती, डिसिप्लिन को ब्रेक किया कि मेरे जैसे प्लेयर को कोई 3 मिनट के लिए टॉटनम के अगेंस्ट कोई कैसे बेच सकता है। जो मुझसे वादा किया गया था वैसा वादे नहीं निभाए गए हैं।
मेरे पास बहुत सारे क्लब थे, सऊदी अरेबिया से मुझे 300 करोड़ का अनुबंध था, मैं वो कर सकता था। मेरे पास नेपोली से भी था। मेरे टीम वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैं यहां पर आया था क्लब को ऊपर ले जाने के लिए। मुझे सिर्फ फर्ग्यूसन ने बोला था, और उसके बाद उन्होंने जो कमेंट किया रूनी पे, क्या मच बेटर लुकिंग देन रूनी, जो कि इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल मारने वाले, 51 गोल मारने वाले हैं। तो ये बिल्कुल डिसिप्लिनरी प्रतिक्रिया होगी। और आज ही आया है स्टेटमेंट कि शायद उनको बोल दिया जाएगा आप प्रैक्टिस के लिए नहीं आएंगे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को टीम, क्योंकि उनको आज का सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर इस तरह हुआ तो बड़े प्लेयर्स अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए। शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसिप्लिन के लिए उनको बैन करेगी, अनलेस अनटिल ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये बैन करेंगे। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और बट फुटबॉल के लिए पोर्चुगल इज इन अ टफ पूल, तो वो भी एक इशू है कि वो फुटबॉल को कहां तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। अगर स्थिति की बात की जाए, फुटबॉल की स्थिति की बात की जाए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, 50s के टाइम पे और आज के टाइम पे क्या कुछ बदलाव आपने देखा, महसूस किया वो फुटबॉल को लेकर के? देखिए, जब 1934-38 में जब इटली जीती, उरुग्वे जीते 1930 में, और ये 18 थे, तब ये क्रिकेट की तरह था। 15-20 कंट्रीज वही डोमिनेट करते थे, परंतु इसको बहुत डेवलप किया गया हर कंट्री में, हर नुक्कड़ में। अब मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि मॉस्को वाला और रशिया वाला, इसको विटनेस किया था 3.5 बिलियन लोगों ने। मतलब है कि कभी ना कभी उसने एक मिनट टीवी खोल के देखा। इस टाइम विश्व की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, और इसको कहा जा रहा है कि 5 बिलियन फुटबॉल को देखेंगे। अगर आप फुटबॉल मैचेस को नहीं देखते हैं तो आप समझिए कि आप 8 बिलियन में से 5 बिलियन इसको फॉलो करेंगे। अब पेमेंट्स, हम लोग यहां बात करते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं 3 करोड़ के, 4 करोड़ के, और वो बहुत खुश रहते हैं। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं 10 करोड़ के। अब मैं जो सबसे महंगा प्लेयर है उसकी पेमेंट है एम्बापे की 128 मिलियन। ना 128 मिलियन डॉलर्स, तो सबसे पहले अगर हम 80 से करते हैं तो ये हो गए 200 करोड़, ठीक है, सॉरी 2000 करोड़, ओके, सॉरी 1000 करोड़ हो गए। उसके बाद आते हैं आपके मेसी 100 मिलियन, अगेन ये हो जाते हैं 800 करोड़। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू देखें, जो मिनिमम से जो टॉप 100 के प्लेयर्स हैं उनकी भी तनख्वाह आ जाती है 30 मिलियन डॉलर। मतलब जो 3 करोड़ हो गए, 3 करोड़ और इंटू 80 240 करोड़। और जो हमारे प्लेयर्स हैं 10 करोड़ 11 करोड़, आईपीएल में जो रिच माने जाते हैं, आप यहां पर देखिए कि वो क्या है। देन एक बार जो कंट्री, अगर सबको लोग देखें भारत को, कि जब 1983 का हम लोग आज भी बोलते हैं कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट जीता, और भारत के लोगों की परिभाषा बदल गई खेल के प्रति। जहां पे भी कंट्री थोड़ा सा अच्छा फुटबॉल में करता है, उस कंट्री का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल जाता है। टर्की में 2002 में जब एशिया में हुआ था, सेमीफाइनल पहुंची थी टर्की के बाद, वहां पे इतने क्लब्स और लोगों का रोजाना की दिनचर्या बच्चों की बदल गई। यूएसए में फुटबॉल विमेन फुटबॉल उन्होंने जीता वर्ल्ड कप, और उसका कारण है कि विमेन ने जीता कि अब वो 2026 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस बार वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूएसए का कल्चर भी फुटबॉल से बदल रहा है। तो कंट्रीज का पूरा कल्चर बदल जाता है फुटबॉल से। फुटबॉल से बड़ा कोई भी ना रिलीजन है, ना कोई यूनाइटेड नेशंस है। फुटबॉल इज द बिगेस्ट रिलीजन, बिगेस्ट ओपीएम। पूरा विश्व एक महीने के लिए नियरली स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। बिल्कुल नीरज जी, बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे कि जब हम फीफा के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, तो जो उसका, जैसे कि आपने बताया कि कितना एक तरीके से एक रिलीजन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, वहां के लोग बदल जाते हैं। जब इसकी शुरुआत होती है,
चाहे इसका थीम सॉन्ग हो या फिर इसमें परफॉर्म करने वाले बड़े बड़े सितारे, इसकी हर चीज बहुत ही ग्रैंड रहती है। और इस बार भारत से नोरा फतेही भी वहां पर परफॉर्म करने वाली हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में जब शकीरा का वका वका थीम सॉन्ग फीफा को लेकर के आया था, उसके बाद से थीम सॉन्ग को लेकर भी लोगों में काफी चर्चा रहती है। तो इसकी ग्रैंड चीजों पर आप थोड़ी प्रकाश डालें कि फीफा कितना ग्रैंड हो सकता है इस बार का। देखिए, फीफा का अगर थीम सॉन्ग अनवेल तो हो गई और वो बिलबोर्ड के चार्ट्स पे जाएगा और आपको आश्चर्य होगा, लोग इसके लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसके बाद रिकी मार्टिन ने ये गाया, ही इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है, रशियन में जो गाया गया ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, बट अगर इंग्लिश में गाया जाएगा, शकीरा ने गाया और शकीरा को सब लोग जानते हैं, तो फुटबॉल में जिसने गा दिया वो सेलिब्रिटी हो गया। सेलिब्रिटी तो होंगे तभी वहां पे गाया जाएगा। देखिए, भारत को तो अभी यूएई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला था कि कुछ समय बाद भारत जो भी होगा हर चीज में भारत जरूर इन्वॉल्व होगा। तो सीधा फंडा यह है कि भारत का प्रतिनिधित्व तो कोई भी बड़ी चीज होगी, भारत प्रेजेंट करता है 1.4 बिलियन लोगों को, उनका पार्टिसिपेशन के लिए भारतीय लोगों को वहां पर जरूर बुलाया जाएगा। और नोरा फतेही को क्यों? क्योंकि अरेबिक ओरिजिन है और भारत में है, तो दोनों का सम्मिश्रण, इससे बेटर मेरे ख्याल से कोई एम्बेसडर हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल नीरज जी, इस बार नोरा फतेही ने वहां पर जो थीम सॉन्ग परफॉर्म किया है उसमें उन्होंने हिंदी का भी इस्तेमाल किया है, जो उनको पार्ट दिया गया था उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उसे हिंदी में। तो लगातार फीफा वर्ल्ड कप पे हम चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खेल अड्डे पे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद खेल अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, जो कि इस बार कतर जिसकी मेजबानी कर रहा है और इस पर बहुत सारी चर्चा चल रही है। और हमारे साथ नीरज प्रसाद जी जो हमारे खेल विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब बात कर लेते हैं मैचेस की, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो पहले जो मैच होने वाला है वो कतर और इक्वाडोर के बीच में होने वाला है। तो कितना रोमांचक ये मैच होने वाला है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कतर और इक्वाडोर दोनों ही मेजर फोर्स नहीं हैं। ग्रुप ए है, परंतु कतर क्या है? होस्ट है। और ना होस्ट होने के कारण जो वहां की फ्रेंजी होती है, मैं जब रशिया गया था पिछले साल 2018 में, तो रशिया भी कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं था, परंतु जो क्राउड सपोर्ट था, जो फ्रेंजी थी, जो इतना सपोर्ट मिला कि होस्ट कंट्री के होने के कारण वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। अब मैं आपको बताता हूं, होस्ट कंट्री 18 वर्ल्ड हो चुके हैं, यह 18वां है। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका था जो कि सेकेंड राउंड में नहीं पहुंचा, बल्कि सारे होस्ट कंट्री क्राउड सपोर्ट वर्क्स लाइक एड्रेनलिन, एंड एड्रेनलिन के कारण वो आगे पहुंचते हैं। इक्वाडोर के साथ आज तक उनका मुकाबला नहीं हुआ है। एक फ्रेंडली खेला गया था जिसमें कतर ने 1-0 हराया है। इक्वाडोर जो है इस टाइम साउथ अमेरिका की बहुत छोटा सा कंट्री है। और सबको मैं बता दूं, इक्वाडोर जो पनामा हैट आप देखते हैं, जो बड़ा सा हैट, वो एक्चुअली इक्वाडोर का हैट होता है। ठीक है, तो इक्वाडोर विल प्ले वेरी गुड अटैकिंग फुटबॉल, कतर विल बी डिफेंसिव, बट रिमेंबर अ प्लेयर कॉल्ड अलमोज अली, प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू स्कोर एंड कतर जीतेगा 1-0 से। और मैचेस के बारे में यहां पे बोलना चाहूंगा, ये टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल के अभूतपूर्व दो खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो का अंतिम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है। विश्व ने इनके जैसे क्लब प्लेयर आज तक नहीं देखे हैं। इट विल बी अ प्रिविलेज मैचेस में जिनमें ये होंगे, और इनके साथ साथ तीसरा प्लेयर आता है लेवेंडोव्स्की। ये तीनों हर साल 40+ गोल करते हैं। इतने गोल करने वाले कोई प्लेयर्स आज तक कभी एक बार में करते थे, 2 बार में करते थे। इन्होंने 10-10 साल क्लब में 40 से ज्यादा गोल किए हैं।
रोनाल्डो ने जितने अपने देश के लिए गोल किए हैं आज तक उतने नहीं किए थे, और उन्होंने रिकॉर्ड किसका थे गए? अल-धाई जो ईरान के थे। तो देयरफॉर ये अभूतपूर्व होगा, और पहला मैच कल जरूर देखेंगे सब लोग संडे को आप। और ये इस टूर्नामेंट में एक और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कतर और उसमें टाइम डिफरेंस नहीं है, तो सबसे पहले मैच चालू होता है 6:30 बजे, सेकेंड मैच चालू होता है 9:30 बजे, और तीसरा मैच चालू होता है 12:30 बजे रात में। जो इसका फॉर्मेट है, इसमें 8 पूल्स बनाए गए हैं 4-4 टीम्स के, सब में राउंड रॉबिन होंगे। तो हर उसमें कितने में एक पूल के 6 मैचेस होंगे, तो 8 पूल्स हैं तो 48 मैचेस होंगे। उसके बाद प्री क्वार्टर से मैचेस होते हैं जो नॉकआउट होते हैं, उसके 16 मैचेस होंगे, कुल मिला के 64 मैचेस होंगे। इस तरह से मैचेस होंगे। अगला वाला ध्यान रखिएगा, 2026 में दे आर गोइंग टू बी 48 टीम। अभी 32 टीम्स है, तब क्या होंगी? 48 टीम्स, और उसमें तीन तीन टीम्स के 16 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। वो आपस में खेलेंगे, हर ग्रुप से 2 टीम्स निकाली जाएंगी 32, और वो फिर नॉकआउट खेलेंगी। तो अगले बार 80 मैचेस होंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट रहेगा। बिल्कुल नीरज जी, आपने फॉर्मेट तो बता दिया कि किस तरीके से मैचेस होंगे। आपने बताया कि आप भी मैच देखने कतर जा रहे हैं, आप बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि आप फुटबॉल प्रेमी भी हैं। तो जब हम इंडिया में मैच देखते हैं, कोई भी बड़े बड़े मैचेस होते हैं, बहुत सारी टीमें आती हैं, आईपीएल जैसा ऑर्गेनाइज्ड मैच होता है, लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो किस तरीके की चीजें देखते हैं? क्योंकि कतर में ये मैच हो रहा है, उनके पास इतनी ज्यादा ना मैन पावर है ना इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें होती हैं। तो आपने बताया आप रशिया भी गए थे मैच देखने के लिए, तो भारत में और अन्य देशों में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज है वो आपको ट्रीट कैसे करते हैं। भारत में हम लोग जाते हैं, हम लोग पास टिकट होता है, हम लोग लाइन में लगे हुए एक दूसरे चिपके होते हैं, और हर 20 कदम पे हमको कोई पुलिस वाला ठीक से जेब दिखाइए, ये दिखाइए, हमको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम वहां पे टेररिस्ट हो और हम वहां पर कुछ करने जा रहे हैं। वहां से निकलने के लिए फिर वहां पे पुलिसमैन खड़ा होता है, टॉयलेट जाने के लिए प्रॉब्लम, खाना आपको कुछ मिलता नहीं है, बहुत दूर जाके मिलता है, खाना खा के आप अंदर नहीं आ सकते। इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लगता है कि हम मैच देखने आए हैं कि हम अपने आप को क्रिमिनल प्रूव करने आए हैं। तो यू डोंट फील कि दैट यू आर एंजॉयिंग, यस मैच यू आर एंजॉयिंग, बट अदरवाइज मैच के पहले घुसना और मैच के बाहर निकलना नहीं होता। अब मैं बता रहा हूं, रशिया गए थे तो उन्होंने एक कार्ड दिया था हमको, और कतर में भी हाया कार्ड इसको कहते हैं, नाम तो जरूर अजीब है। उसमें मेरा पासपोर्ट डिटेल होती है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे टिकट, तो सारे नंबर्स होते हैं। मुझे कोई वीसा नहीं चाहिए। मैंने टिकट खरीदे, अपनी बुकिंग दिखाई, मैं कहां पे रुक रहा हूं, ये 2 चीजें मैंने कतर गवर्नमेंट को दी, उनका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया कि ये मेरे टिकट हैं, ये मेरे एयर टिकट्स हैं, ये मेरे मैच टिकट, और ये मेरे रहने का अरेंजमेंट है। उन्होंने मुझे हाया कार्ड कर दिया, मेरे पास ऐप में है, कोई वीसा की जरूरत नहीं। मैं वहां पहुंचूंगा, क्लियरेंस तुरंत होगा। अब मैं कोई भी बस, भारत में होता है कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, मैं वहां की कोई भी बस, कोई भी ट्रेन, हाया कार्ड दिखा के मुझे टिकट की लाइन में नहीं लगना है। उसके बाद मैं स्टेडियम पहुंचूंगा, हाया कार्ड है, दे जस्ट सी इट एंड दे अलाउ। देन खाने पीने की व्यवस्था, स्टेडियम में हर जगह टॉयलेट्स होते हैं और बगल में खाना होता है, आप जाके लेके अंदर बैठ के खाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग 3 घंटा 4 घंटा हम लोग मैच देख रहे हैं, हम लोग कुछ वहां पे खाएंगे नहीं। वी नीड टू हैव समथिंग। यहां पे भारत पिज्जा वही खत्म करके फिर अंदर जाओ, कोल्ड ड्रिंक ले नहीं जा सकते क्योंकि आप किसी पे फेंक दोगे। मतलब हम लोग मैच देखने आए हैं, अब मैच की कॉस्ट, की टिकट की कॉस्ट, एयरप्लेन की कॉस्ट, स्टेइंग की कॉस्ट, जो कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट होती है, वो सब कर रहे हैं। हम क्या वहां पे फेंकने के लिए आए हैं? तो वी आर ट्रीटेड लाइक गेस्ट इन सच कंट्रीज व्हेन सच टूर्नामेंट टेक्स प्लेस। लाइन होती है,
सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के आराम से चलते हैं। स्पेशल बसेस क्रिएट की जाती है जिसमें लिखा होता है आप अपने आप वहां से ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग क्या, तो आप कभी सोच सकते हैं कि आईपीएल में मैच आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि आपकी टिकट है? ऐसा कभी नहीं होता। वहां पे बेतरतीबी से पार्किंग होती, कोई भी कहीं भी आके लगा रहा है। चूंकि वहां पे फ्री ट्रांसपोर्ट है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, एक नियमित चीज है। यहां पर गेट बहुत बाद में खोला जाएगा और तब तक पीछे से लाइन होगी। वहां पे आप 1.5 घंटे पहले जाइए, आराम से आप अंदर जाइए, खाइए पीजिए, आराम से बैठिए। सो इसके कारण लंबी लाइनें भी नहीं लगती हैं। तो इट्स एन वंडरफुल। बट अब बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। यहां पे 7 मिलियन लोग आने हैं, तो उन्होंने डिजर्ट में टेंट लगाए हैं। हम जैसे लोग तो जिसको थोड़ा अफोर्ड कर सकते थे, तो हम लोगों ने तो वी पेड, बट डिजर्ट में है। बट क्या ट्रांसपोर्टेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रिंकिंग आसान नहीं है, तो और कई क्रूज शिप्स, उन सब में अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। फिर लोगों का ट्रैवलिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा पास तो शहर में है, कॉर्निश रोड में मुझे एकोमोडेशन है। कॉर्निश रोड उनकी वो सी के पास, और 8 स्टेडियम में आना जाना, बिकॉज आई हैव गॉट ए लेवल टिकट, तो मुझे ट्रांसपोर्ट ही बहुत जल्दी मिल जाएगा। बट जो लोग दूर दूर रहेंगे उनके लिए थोड़ा 3 घंटे के मैच के लिए उनको कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे। बट तब भी ठीक है। रशिया में हमको एक शहर से दूसरे शहर जाने में हालत खराब हो गई थी, 2-2 दिन लगते थे, क्योंकि डिस्टेंसेस आर सो फार, और हर जगह रहने का अरेंजमेंट करना था। तो कुछ मामलों में मुझे कतर ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं मैचेस में देखूंगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट फ्री था, बट सिटीज के बीच का ट्रांसपोर्ट तो वहां पर मुझे टिकट लेने पड़े थे, और मतलब एयर फेयर वगैरह बहुत महंगा हो जाता है इस टाइम। तो कतर इज इजियर दिस वे। बिल्कुल। जब अगर हम बात कर रहे हैं वहां के एक्सपेंस की, तो बात थोड़ी सी टिकट्स पे भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत में आईपीएल होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है और बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन अगर टिकट की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 400 रुपए से लेकर बहुत ज्यादा अगर होती है तो 15 से 25 हजार के बीच में टिकट्स होती है। लेकिन फुटबॉल के जो टिकट्स हैं उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। स्टार्टिंग के मैचेस की जो सबसे कम टिकट्स हैं वो 35,000 से शुरुआत है, और जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते चले जाते हैं और अच्छी टीम्स के मैच होते हैं, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स मैचेस, उनकी टिकट 50,000 के ऊपर चली जाती हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। देखिए, आपने बात कही, आपने भारतीय पर्सपेक्टिव से की। मैं बोलूंगा फुटबॉल के टिकट सस्ते हैं। अगर एक इंजीनियर, भारत में उसकी तनख्वाह होती है 25,000 रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम वाला टिकट मैं 25,000 का खरीदता हूं, या और मैं आईपीएल में जो खरीदता हूं वो 10,000 के टिकट होते हैं, तो वो अपनी तनख्वाह का 40% टिकट पे जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, वहां पर आपको मिलते हैं अराउंड $4,000। $4,000 का 40% क्या होता है? $1,600। $1,600 कितने रुपए के बराबर होंगे? ये हो जाते 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के बदले में आपको टिकट अगर 25,000 का मिल रहा है, तो अनुपातिक रेशियो में वो टिकट सस्ते हैं। देखिए, वहां के लोगों के हिसाब से टिकट है, उनकी अर्निंग क्या है। भारतीय अर्निंग के अनुसार अनुपातिक दृष्टि से भारत में आईपीएल ज्यादा महंगा है। चूंकि यहां पर हम लोग अर्न कम करते हैं, इसलिए हमको वो टिकट महंगे पड़ते हैं, अदरवाइज वहां के लिए टिकट महंगे नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो फुटबॉल की बात हो गई, तो इसकी शुरुआत तो कल से होने वाली है। लेकिन कल एक बेहद अहम मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहला मैच रद्द हो गया बारिश की वजह से, लेकिन अगला मैच होना है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मैच हो जाएगा। क्या कहेंगे इस मैच को लेकर, क्या प्रेडिक्शन है आपके? देखिए, बे ओवल का जो ग्राउंड है, अगर कोई देखेगा साइड से, वो खुला हुआ है। यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 165 है, और 9 मैचेस हुए जिसमें 7 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। क्योंकि यहां पर बाद में जब लाइट्स आती हैं तो बहुत स्विंग करती है गेम, तो बट कल भी बारिश की संभावना है, और बारिश की संभावना होने के कारण थोड़ा सा डकवर्थ लुईस के कारण टीम बैटिंग सेकेंड। अब हार्दिक पांड्या नोन है जो आईपीएल में कि हमेशा चेज करते थे, बट हो सकता है वो बैटिंग फर्स्ट भी करें। बट जो हमने बात की है कि यहां पर
वेलिंगटन में तो भारत हारता, मेरा प्रेडिक्शन ये था। यहां पर भारत जीत भी सकता है क्योंकि ये थोड़े यहां पे बॉल उठ के आती है, तो भारत के स्ट्रोक प्लेयर्स यहां पे उठ पाएंगे। बट लास्ट मैच जो हुआ था, जो फिलिप्स थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा किया है, और वो भारतीय स्पिनर्स को अपने जो कहते हैं इस माउंट मतलब बे ओवल पे जो डोमिनेटिंग हैंड से जो बैटिंग करता है, ठीक है, वो अच्छी बैटिंग करता है। तो हार्दिक पांड्या भी उसी से बैटिंग करते हैं। बॉटम हैंड प्लेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बॉटम हैंड प्लेयर्स यहां पर अच्छा करते हैं। भारत में ईशान किशन भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, स्काई भी हैं जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं। बट सेम वे वहां पे फिल एलन भी हैं, कॉनवॉय हैं, देन फिलिप्स जो कि इस प्रारूप के लिए दोनों टीम में सबसे अच्छे बैट्समैन हैं। तो टीम तो देखिए इवन है भारत की टीम में, लेकिन बैटिंग में गहराई नहीं है। गलती से अगर हमने 2-3 विकेट खो दिए तो हालत खराब हो जाएगी। बट सबसे पहले इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप में मैं क्रिटिसाइज करता रहा कि भारत की टीम कैसी गई है। मेरे जो प्रेडिक्शन सारे सही हुए। मैं कोई टीम फेवरेट वाला नहीं हूं, एनालिस्ट हूं। कैसी पिच है, कैसे पोजीशन है, कैसे बॉलर है, अभी मैं बॉटम हैंड, स्विंग और इन सब की बात कर रहा हूं। जो हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी को रद्द कर दिया गया। आप देखिए यहां पे भाई भतीजावाद, ब्रदरहुड चल रहा है। राहुल द्रविड़ को 80 दिन का कोच की तरह से छुट्टी दी गई है। भाई राहुल द्रविड़, एवरीबडी नोज, इज अ वेरी रेस्पेक्टेड प्लेयर, बट एज अ कोच शुड ही गेट 80 डेज लीव व्हेन भारत के भी टूर्नामेंट चल रहे हैं। अभी हम पिट के आए हैं, तो पिट के आने बाद होता है कि हम लोग दूसरी टीम को हराए तो लगे कि हम लोग थोड़ा अच्छा हुए। टीम में हमारे पास अगर आप बैट्समैन देखें, शुभमन गिल है और अगले ईशान किशन है जो विकेट कीपर है, तो हमारा बैटिंग है ही क्या? सिर्फ 3 प्ले बैट्समैन ले गए, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव, सिर्फ 3 बैट्समैन है, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। और बॉलिंग में सिराज हैं जो बैटिंग नहीं करते हैं, अर्शदीप हैं जो बैटिंग नहीं करते हैं, चहल हैं जो बैटिंग नहीं करते हैं, कुलदीप है जो बैटिंग नहीं करते हैं। तो अब आप बताइए हमारे पिछली तेल पूरी क्या है? तो अगर शुरुआत में इन लोगों ने कर लिया तो कर लिया। वेलिंगटन में मैच होता तो मैं बोलता भारत सीरीज हार रहा है। अब सीरीज भारत हारेगा या बराबर करके आएगा। कल काफी कुछ बारिश पे डिपेंड करेगा, बट तब भी प्रोबेबिलिटी न्यूजीलैंड के हमसे जीतने की ज्यादा है क्योंकि उनकी टीम हमसे अच्छी है। हमने न्यूजीलैंड के हिसाब से यहां पे दीपक चाहर को जो वनडे में आ रहे हैं उनको T20 में भी होना चाहिए था क्योंकि ही विल स्विंग। हमने बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं रखी है। शुभमन गिल वहां पर एज दे देंगे तो प्रॉब्लम है और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। हार्दिक पांड्या वंडरफुल कैप्टन है, वो रियर गार्ड एक्शन के साथ मैच जिता सकते हैं, परंतु तब भी प्रोबेबिलिटी भारत के हारने की है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छे प्लेयर के तौर पर इस समय उभर के आए हैं। बीते मैचेस में भी हमने देखा कि उनका जो प्रदर्शन था वो काफी दिग्गज खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन बीते मैच में जिस तरीके की हमारी गेंदबाजी रही उसने पूरी तरीके से निराश कर दिया। एक भी विकेट नहीं ले पाए हमारे गेंदबाज, जहां अच्छे लेवल पे खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन रहा गेंदबाजी का वो बेहद शर्मनाक रहा है। इस मैच में अगर गेंदबाजों की बात करें तो कितना चलने वाले हैं? देखिए यहां पर अर्शदीप इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, तो वो इफेक्टिव रहेंगे। हमारे सिराज थोड़े बहुत इफेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। अब जो मैं मेन आता हूं, उमरान मलिक इज अ वंडरफुल बॉलर, बट अब उमरान मलिक को कैसे ट्रेन करना है? अगर मैं जब आईपीएल के बारे में बोलता था और बाकी चैनल पर गया था, मैंने कहा पहले 6 ओवर में उनको बॉलिंग नहीं करानी है। अगर आप देखें विश्व के जो तेज तेज गेंदबाज हैं, सबसे पहले क्या वुड को हमेशा 6 ओवर के बाद, क्यों हम लोग हिंदी में कहते हैं कि अगर बैट में थोड़ी चुर्री लग गई तो उनसे 4 चला जाता है क्योंकि 150 की। न्यूजीलैंड के फर्ग्यूसन जो हैं, ओके लॉकी फर्ग्यूसन, वो भी 6 ओवर के बाद करते हैं। साउथ अफ्रीका के नोकिया, ये 150 प्लस वाले बॉलर रेयरिटी हैं। अगर कप्तान हूं, 150 वाले बॉलर को क्या कोई बैट्समैन आगे खेल सकता है? बिल्कुल नहीं। देयरफॉर और उनकी बॉल यहां पर आती है तो एक शॉट यहां पे फाइन लेग लगना चाहिए। वेरी सिली थर्ड मैन, मतलब
बिल्कुल विकेट कीपर के जस्ट, क्योंकि एज लगेगा स्लिप के ऊपर से बॉल जाएगी, स्लिप पे बॉल नहीं जाएगी। वाइडिश थर्ड मैन, पॉइंट एंड लॉन्ग लेग। 5 फील्डर आपके पीछे होने चाहिए, आगे उसको मिड ऑन वगैरह में तो कोई शॉट मार ही नहीं सकता। विलियमसन ने उसके साथ ये करना चालू किया 3-4 मैच के बाद। शुरू में हुआ कि उमरान जो है, मलिक है, बहुत तेज करते हैं, फिर 6 ओवर के बाद, और उसके बाद उनके पास वंडरफुल बॉलिंग है कि वो यॉर्कर भी मारते हैं। तो सडनली वो ऊपर वो यहां कर रहे हैं, बैट्समैन बैकफुट पे चला जाता है। तो तीसरा बॉलर उमरान मलिक हमारा ट्रम्प पेस है, अगर उसको इस तरह से डील किया तो भारत जो है मैच जीत भी सकता है। बिल्कुल नीरज जी, तो कल का जो रविवार होने वाला है वो बहुत ज्यादा मनोरंजन से भरपूर है, क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, उसके साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत भी है और पहला मैच भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आपने जो जानकारियां दी हैं वो फुटबॉल प्रेमियों के लिए काफी जरूरत भरी भी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल अड्डा में आज इतना ही। आज हमने फीफा वर्ल्ड कप पे बातचीत की और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का प्रेडिक्शन भी किया। तो देखिए कल क्या होता है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।